नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ कक्षा 10 का भूगोल विषय, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें हम ब्लूप्रिंट आधारित अति महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करते हैं और यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय क्रमांक 3, जिसका नाम है जल संसाधन। इसके ब्लूप्रिंट आधारित बोर्ड परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं कि इसे अध्याय क्रमांक 3 से आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के। अध्याय क्रमांक 3 जल संसाधन। यहां से आपको वस्तुनिष्ठ या आपके अति लघुत्रात्मक और क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहां पर क्वेश्चन आएगा आपका दीर्घ उत्तरात्मक। दीर्घ उत्तरात्मक एक क्वेश्चन आएगा और वो रहेगा अपना 3 नंबर का। तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। ये प्रश्न जिनका आंसर आपको एक निबंधात्मक टाइप से देना होता है, जिसमें आपको आपके 1 से 1.5 पृष्ठ आपको लिखने होते हैं। यहां पर आपके सामने पहला सवाल आता है कि यदि आप राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार करेंगे। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। जल संसाधन को आप पूरा पढ़ चुके हैं, आपने अच्छे से इनका रिवीजन कर लिया है। यहां पर हम कर रहे हैं सवालों की प्रैक्टिस, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों का चयन करते हुए उपयुक्त क्वेश्चनों के उपयुक्त आंसर लिख सकें। यहां पर आपको पूछा है कि आप राजस्थान में रह रहे हैं, तो आप अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहां पर अर्ध शुष्क का अर्थ है कि यहां पर क्या है, जलवायु शुष्क है, अर्ध शुष्क है, यानी कि पानी की यहां पर कमी है। पानी की यहां पर कमी देखने को मिलती है, तो इस क्षेत्र में आप वर्षा जल संग्रहण कैसे करेंगे। देखिए, आप जब राजस्थान का मानचित्र देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो पतंगाकार राजस्थान है, इस राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जो राजस्थान के इस प्रकार से लगभग मध्य से गुजरती है। ये वाला क्षेत्र कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश वाला। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम दिशा की तरफ राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहां पर है मरुस्थलीय क्षेत्र। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा अत्यंत कम होती है। भारत के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। सूखा क्षेत्र है पूरा, जो राजस्थान का लगभग 2/3 हिस्सा आता है। यहां पर आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे ये जिले देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में कम वर्षा होने के कारण पानी की कमी पाई जाती है, इसलिए यहां पर परंपरागत रूप से जल संग्रहण की कुछ पद्धतियां प्रचलित है। पानी की कमी है, लेकिन खेती करने के लिए, पीने के लिए, पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। तो परंपरागत तरीके से कुछ पद्धतियों का विकास हुआ है कि वर्षा ऋतु में जो वर्षा का पानी बह रहा है उसको इकट्ठा कर लिया जाए और शुष्क ऋतु के दौरान इस पानी को काम में लेंगे। तो इसके लिए कुछ यहाँ पर पद्धतियां प्रचलित है। कुछ पद्धतियां आपके इधर जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ है, जैसे जैसलमेर में खड़ीन पद्धति है। बाकी शेखावाटी वाले क्षेत्र में जाएंगे, चूरू है, सिक्कर है, झुंझुनू, इन जिलों में आपके जोहड़ नामक पद्धति अपनाई जाती है। ये जो खड़ीन और जोहड़ क्या होते हैं, ये आपके अस्थायी तालाब होते हैं। खड़ीन क्या है, एक अस्थायी झील है। जोहड़ क्या होता है, एक कुएं टाइप का होता है, जो कच्चा कुआं होता है वो जोहड़ कहलाता है। इसी प्रकार से आपको इस पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेंगे टांका देखने को मिलते हैं। टांका क्या होता है, ये एक प्रकार का भूमिगत कमरा बना हुआ होता है। जैसे अपने मकान में अंडरग्राउंड बनते हैं, एक पूरा कमरा बना हुआ है। इस पूरे कमरे का एक आपका आंगन बना हुआ है और इस आंगन के नीचे बेसमेंट में, अंडरग्राउंड में अगर आप एक पक्का कमरा बना देते हैं जिसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं होता, ऊपर एक छोटा सा दरवाजा रहता है जिसमें से पानी निकाला जाता है, तो उस प्रकार का जो अंडरग्राउंड कमरा होता है वो क्या कहलाता है, टांका कहलाता है। और इस टांके में पानी को स्टोर किया जाता है, ताकि वर्षा में, जब वर्षा ऋतु में जब आपके घर की छत से पानी बहकर जाता है आपके नाले की तरफ, उस पानी को नाले में बहने की बजाय उसको इस टांके की तरफ उसका मुंह मोड़ दिया जाता है पाइप का, और उसको पानी को स्टोर कर लेते हैं ताकि वो शुष्क ऋतु में काम में ले लिया जाए। तो इस प्रकार की कुछ पद्धतियां प्रचलित है। उन पद्धतियों के बारे में आपको बताना है कि अगर आप राजस्थान के इन शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में निवास कर रहे हैं, तो यहां पर आप वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से करेंगे। ऐसी कुछ पद्धतियां आपने चर्चा की थी अध्याय के दौरान। तो हम राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण निम्न प्रकार से करेंगे, जिसमें सबसे पहला आएगा आपके सामने खड़ीन और जोहड़। खड़ीन और जोहड़ ये क्या होते हैं, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाए गए एक कुछ गड्ढे होते हैं।
जैसे आपका खेत है, ये मान लीजिएगा कि एक पूरा खेत है, उस खेत में एक ढलान होती है कि भाई जब पानी ढाल के अनुरूप बहता है, तो अगर इस प्रकार की ढलान है तो पानी यहां पर इस क्षेत्र में आकर इकट्ठा होगा, तो यहां पर एक गड्ढा बना दिया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी बहकर यहां आएगा वो गड्ढे में स्टोर हो जाएगा और बाद में इस पानी को काम में ले लेंगे। इस पानी को किस काम में लिया जाता है? जिसे आप भूमि की सिंचाई के लिए काम में ले सकते हैं तथा संरक्षित जल को कृषि के कामों में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। भूमि की सिंचाई करने के अलावा कृषि के जो अन्य कार्य होते हैं उनमें भी इनको काम में लिया जा सकता है। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिला जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता हुआ राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। यहां पर इसमें खड़ीन पद्धति प्रचलित है, जो यहाँ के परंपरागत रूप से 15वीं 16वीं शताब्दी में यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों ने इस पद्धति का विकास किया था, जो कि एक अस्थायी झील होती है। तथा अन्य क्षेत्रों में आपके जोहड़ इसके उदाहरण है। अन्य क्षेत्रों की बात करें, ये जोहड़ सबसे ज्यादा प्रचलित है शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जिले शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। वहां पर जोहड़ पद्धति प्रचलित है, जो कच्चे कुएं होते हैं। ये इसके प्रमुख अच्छे उदाहरण देखने को मिलते हैं। यानी कि जो आपका खड़ीन और जोहड़ है, ये कृषि कार्यों में या खेतों में बनाई जाने वाली जल संग्रहण की पद्धतियां हैं। जोहड़ आपको मिलती है राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में, और जैसलमेर वाले भाग में आपको खड़ीन देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं टांका अथवा भूमिगत टैंक। टांका और भूमिगत टैंक क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जैसा आपके कमरा बना हुआ है वैसा ही कमरा आपके अंडरग्राउंड में बना दिया जाए, बेसमेंट में बना दिया जाए, भूमिगत रूप से बना दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टांका। उसमें पानी स्टोर कर देते हैं। और ये क्या होता है कि टांका इस प्रकार का होता है, जैसे आपका ये मकान है, ये आपका कमरा है, ठीक है, जिसमें आप निवास कर रहे हैं। अब इस कमरे का जो ये आपका आंगन है, यहाँ पर जैसे आपकी टेबल कुर्सी लगी हुई है पढ़ने की, यहाँ पर आपका ये बेड लगा हुआ होगा, यहाँ पर अलमारी होगी कुछ। अब इसके नीचे आप यहाँ पर एक कमरा बना देते हैं। अब आपके जो ऊपर वाला कमरा था ना, इसमें यहाँ पर आपका रोशनदान भी होगा, यहाँ पर आपके पीछे की तरफ कोई खिड़की भी होगी, इधर आपका इसका दरवाजा भी होगा। लेकिन यहां पर जो ये बेसमेंट में जो कमरा बन रहा है, इस कमरे में केवल यहां पर आपके एक छोटा सा गेट होता है, इस छोटे से, और एक यहां पर आपके छोटा सा गेट रहता है जिसे आप पानी बाहर निकालते हो। अब इसमें क्या कर लिया जाता है? वर्षा ऋतु में पानी स्टोर कर लिया जाता है। जो घर के कमरे की छत से जो पानी बहकर आएगा, उस पानी को पाइप के माध्यम से इसमें डाल दिया जाता है। तो ये जो भूमिगत हौद होता है, या भूमिगत, इसको हौज भी कहा जाता है, भूमिगत हौद या हौज भी नाम दिया जाता है। ये क्या होता है? राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेष रूप से आपको बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका बनाए जाते थे परंपरागत रूप से ही। यानी कि यहां पर ये जो टैंक बनता है, ये काम किस काम में लेते हैं? घर में पानी पीने के लिए, पेयजल के रूप में इस पानी को स्टोर किया जाता है। जबकि आप ये जोहड़ और खड़ीन है, ये सिंचाई के लिए या कृषि कार्यों के लिए पानी संग्रहण की पद्धतियां हैं। अब जब आप टांके की बात करते हैं, इस हौज की बात करते हैं, तो ये एक बड़े कमरे के समान होता है। इसके आकार की आप बात करें, आकार कितना होता है, तो ये लगभग 6.1 मीटर गहरा होता है, 4.27 मीटर ये चौड़ा लंबा होता है, और 2.44 मीटर ये चौड़ा होता है। इसकी गहराई देखेंगे तो लगभग 6.1 मीटर गहरा होगा, ये 4.27 मीटर यानी कि लगभग 4.25 मीटर ये लंबा होता है, और 2.44 यानी कि लगभग 2.5 मीटर ये चौड़ा होता है। ये इसकी माप होती है। यानी कि ये जो इस प्रकार से होगा ना, जैसे आपका ये इसकी इस प्रकार का आपका हौज है, ठीक है। अब यहां पर इसमें लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगी कि भाई ये गहराई देखेंगे ना, कि ये वाली भाग है जो गहराई है, ये गहराई कितनी हो जाएगी? ये यहां पर गहराई मिलेगी आपको 6.1 मीटर। आप यहां पर लंबाई देखेंगे तो ये वाला भाग, लंबाई वाला भाग है जो आपको मिलेगा 4.27 मीटर। आप चौड़ाई वाला ये भाग देखेंगे तो ये मिलेगा आपको 2.44 मीटर। तो ये इसका परिमाप होता है, ये इसका माप होता है कि भाई गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी रहती है इसकी, ठीक है। अब ये जो टांका यहां पर सुविकसित छत वर्षा
जल संग्रहण का एक अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर के आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छातों से पाइप के द्वारा जुड़े होते हैं और छत से वर्षा का जल नालों से होकर भूमिगत टांके तक पहुंच जाता है और इसे फिर एकत्रित कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह टांका क्या होता है, जो वर्षा जल के जो छत वाला वर्षा जल का पानी है, जो उसको सुव्यवस्थित तरीके से स्टोर या एकत्रित करने की एक पद्धति है, जो मुख्य घर के मुख्य आंगन में बनाया जाता है। और ये जो टांका होता है वो छात से है, वो एक पाइप के द्वारा जुड़ा रहता है और उस पाइप के माध्यम से पानी इस टांके में आता है और फिर इसको एकत्रित कर लिया जाता है ताकि शुष्क ऋतु में इसको पेयजल के रूप में काम में लिया जाए। अगला सवाल है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ तथा हानियों पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा। आपने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा है। अब ये परियोजनाएं होती क्या है? जब आप बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करते हैं तो ये परियोजनाएं वो परियोजनाएं हैं जिनके उद्देश्य एक नहीं होते हैं, एक से अधिक या अनेक उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं इन परियोजनाओं के? पहला उद्देश्य होता है कि भाई जो नदी पर बाढ़ आ रही है, नदी बाढ़ का नियंत्रण करना, नदी बाढ़ का नियंत्रण करने के लिए यह परियोजना बनाई जाती है। नदी बाढ़, जो नदी के क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, वर्षा में ज्यादा पानी फैलता है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक बांध बना दिया जाता है ताकि अतिरिक्त पानी उस बांध में स्टोर हो जाए। इसे आपको फिर आप कृषि में आपके लिए सिंचाई के लिए पानी काम में लेते हैं, कृषि सिंचाई हेतु काम में ले लिया जाता है। इस पानी को आप उद्योगों में काम में लेते हैं। इसी पानी को आप पेयजल के रूप में सप्लाई कर देते हैं नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में। और क्या उपयोग हो सकते हैं इसके? और उपयोग में जैसे आप देखते हैं, जल विद्युत का उत्पादन होता है। जल विद्युत उत्पादन, जिसे आप कृषि के लिए आपके विद्युत की सप्लाई करते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई, नगरीय क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई का कार्य करते हैं। इसके अलावा और भी कार्य होते हैं, जैसे आपका मछली पालन का कार्य होता है, मछली पालन का कार्य हो जाता है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं जो इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से होते हैं। अब ये तो होते हैं इसके फायदे। अब इसी प्रकार से इससे कुछ हानियां भी तो हो सकती है। हानियां क्या हो सकती है? जैसे आपकी एक नदी है, यहां पर नदी बह रही है, ये जो नदी है, इस नदी के आसपास यहां पर आपको यहां पर बांध बनाना है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है पूरा का पूरा, मान लो यहां पर बाढ़ प्रभावित है और यहां पर वन भूमि भी फैली हुई है, यहां पर लोग भी निवास कर रहे हैं, यहां पर क्या है, कुछ अधिवास भी बने हुए हैं। अब यहां पर आपने बांध बना दिया, एक बहुत बड़ा सा बांध बना रहे हैं इस नदी पर, ठीक है, यहां पर आपका बांध बन गया। जब आप बांध बनाएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में यहां पर पानी फैल जाएगा, बांध का पूरा पानी फैला रहेगा। ये बांध का क्या है, जल भराव क्षेत्र रहेगा। अब इस जल भराव क्षेत्र में जितनी भी वनस्पति होगी, जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी यहां पर आवास होंगे, जितनी भी यहां पर कृषि भूमि होंगी, ये सभी समाप्त हो जाएंगे। जितने भी यहां पर आपके वन्य जीव होंगे, वन्य जीवों के आवास उजड़ जाएंगे और यहां पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनके मकान यहां से हटा दिए जाते हैं, क्योंकि यहां पर बांध का पानी फैलता है। तो ये यहां से लोगों को प्रतिस्थापित किया जाता है, यहां की कृषि भूमि समाप्त होती है, यहां पर वनस्पतियों का हनन होता है, वन्य जीवों के आवास उजड़ जाते हैं, इसलिए वन्य जीवों का यहां पर शिकार भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र आपके धीरे धीरे यहां पर आसपास के क्षेत्र में भूमि दलदली भी हो जाती है, भूमि में जलाक्रांता की समस्या भी हो जाती है। अब यहां पर इस स्थान पर लगातार बड़ा बांध बना हुआ है और इस बड़े बांध में बहुत अधिक मात्रा में पानी स्टोर होता है, तो इस क्षेत्र में आपके भूकंप की भी समस्या आ जाती है, भूकंप की समस्या भी देखने को मिल जाती है। तो ये मोटे तौर पर इनके लाभ और हानियां देखी जाती है। अब इसको इन्हीं लाभ और हानियों को आपको बहुत ही विस्तार से आपको अच्छे से लिखना होता है, सुंदर सुंदर अक्षरों में। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहां पर हम इनके लाभ की चर्चा करेंगे। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बने बांधों से बाढ़ों पर नियंत्रण पाया जाता है। आप बाढ़ पर नियंत्रण पा लेते हैं, मृदा का संरक्षण कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि भाई जब नदी में से बाढ़ आती है तो पानी फैलता है तो मृदा का अपरदन होता है। जैसे हम देखते हैं कि चंबल नदी द्वारा अवनली का अपरदन किया जाता है।
चंबल नदी से अवनली का अपर्दन होता है और अवनली का अपर्दन के कारण भूमि पर गहराई से कटाव कर दिया जाता है, बीहड़ बन जाते हैं, भूमि खराब हो जाती है। चादरी अपर्दन होता है तो मृदा की ऊपरी परत जल के साथ घुलकर चली जाती है, तो उपजाऊपन मृदा का कम हो जाता है। तो ये सारे इसके द्वारा बचाव किए जा सकते हैं। इन बांधों के जल ग्रहण क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करके वन भूमि का विस्तार किया जाता है, जिससे परितंत्र के संरक्षण में भी सहायता मिलती है। अगर इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से वनों का विकास किया जाए, एक अच्छी योजना बनाई जाए, अच्छे से प्रबंधित किया जाए और वहां पर वनों को विकसित कर दिया जाए, तो यहां पर परितंत्र का संरक्षण हो सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ता है। बांधों के पीछे जलाशय बनता है, उन जलाशयों में मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं, जिसे वहां पर किसानों को मछलियों के बीज उपलब्ध करवाए जाते हैं। खेतों में देखो यहां पर बांध है, बांध का पीछे एक बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें मछलियों के बीज तैयार कर लेते हैं। फिर उन्हीं बीजों को किसानों को उपलब्ध करवा दिया जाता है, तो किसान अपने खेत में एक छोटा तालाब बनाते हैं, पोंड बनाते हैं और उस पोंड में मछली पालन कर सकते हैं। इन परियोजनाओं से पेयजल तथा कृषि हेतु इन परियोजनाओं से एक तो पेयजल मिल जाता है और फिर आपके कृषि हेतु सिंचाई की सुविधा भी मिल जाती है तथा जल विद्युत भी पैदा की जाती है, जिससे घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति होती है। ये इसके प्रमुख प्रमुख लाभ देखने को मिल जाते हैं, जो बांध निर्माण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य होते हैं। कि भाई नदी से अपर्दन हो रहा था, मृदा का अतिरिक्त जल प्रवाहित हो रहा था, बाढ़ आ रही थी, उसको नियंत्रित कर लिया। इस बांध से आप पेयजल नहरों का निर्माण कर देते हैं, कुछ आप सुरंगें बनाकर पेयजल के लिए पाइपलाइन बना दी, आपके सिंचाई के लिए पाइपलाइन या नहरों का निर्माण कर दिया, तो इससे सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिल जाती है। बांध पर आप जल विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, तो घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कर दी जाती है। मछलियों के बीज तैयार करते हुए मछली पालन के कार्य किए जा सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से आप यहाँ पर वृक्षारोपण करते हुए वन्य भूमि का विकास कर सकते हैं और उससे यहाँ पर पारितंत्र को संरक्षित किया जा सकता है। ये तो हो जाते हैं लाभ। अब यहां पर इन बांधों से होने वाली हानियां कौन कौन सी है? हानियों की बात करेंगे तो जलीय प्राणियों के आवास, देखो जलीय प्राणियों के आवास में समस्या आ जाती है। यहां पर इन प्राणियों के आवास में समस्या आ जाएगी, जो वन्य प्राणी होते हैं उनके आवास में समस्या आ जाती है। वन्य प्राणियों के आवास में समस्या, वन्य प्राणियों के आवास में समस्या आ जाती है। बाढ़ के मैदानों में जलाशय बनने से वनस्पति नष्ट हो जाती है। आप बाढ़ के मैदानी क्षेत्र हैं, उन मैदानी क्षेत्रों में अगर जलाशय बना देते हैं, बांध बना देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है? यहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है। वनस्पति नष्ट हो जाएगी तो यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं। बांधों के कारण स्थायी समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता है। बांध बनाएंगे तो बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है और उनकी भूमि तथा आजीविका के साधन छिन जाते हैं। जैसे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, वो आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जब नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया था, बांध बनाया तो बांध के पीछे एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जो कृषि की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र था। वन्य जीवों के लिए वहां पर आपके वनस्पति क्षेत्र था, वन्य जीवों का आवास क्षेत्र था। तो वहां पर रहने वाले लोगों की, जो एक तो लोगों की कृषि भूमि को हटा दिया, लोगों के आवास अधिवास उनके हटा दिए गए थे और वहां पर जो वन भूमि थी उसको समाप्त कर, वो भूमि भी जलाशय द्वारा कुछ आपके हनन हुआ था, भूमि का भी, वन्य जीवों के जो आवास क्षेत्र थे वो भी उजड़ने लगे थे। तो इस वजह से वहां के स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया कि भाई हमारी यहाँ पर भूमि यहाँ से खराब हो गई, कृषि भूमि थी, आजीविका का साधन हमारा समाप्त हो गया, यहाँ पर हमारे जो ये जो आवास थे उन आवासों को हटा लिया गया है, तो इन और हमें इसका ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है। इसका लाभ किसको मिलता है? कि लाभ बड़े किसानों को, बड़े जमींदारों को या उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से ये यहाँ पर आंदोलन चलाया गया था लोगों के द्वारा कि हमें भी इसके लिए कुछ पुनर्वास के लिए सरकार हमारी सहायता करे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो स्थानीय निवासी होते हैं, वहां के स्थानीय कृषक होते हैं जिनकी भूमि बांध के पीछे आ गई है, उनको सबसे बड़ा नुकसान होता है, उनकी आजीविका छिन जाती है। सिंचाई हेतु सिंचाई सुविधाओं से गंभीर पारिस्थितिक के परिणाम भी हो रहे हैं। अब अगर अधिक सिंचाई हो रही है
तो उससे आपके कुछ गंभीर पारिस्थितिक के परिणाम हो जाते हैं, जैसे जल आक्रांता की समस्या, जिसे सेम की समस्या भी कहते हैं। आप राजस्थान में देखते हैं कि भाई उत्तरी राजस्थान के जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के कारण सिंचाई सुविधाओं का अच्छा विकास हुआ है। इंदिरा गांधी नहर से जब यहाँ पर सिंचाई की जाती है तो नहरी जल से कुछ रिसाव होते होते वो रिसाव आपके भूमिगत जल स्तर की भूमिगत जल स्तर को लगातार बढ़ा रहा है, और वहां पर पूरा एक दलदली सतह सा बन जाता है। मृदा में नमी अत्यधिक हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो गई है, जिसे हम कहते हैं सेम की समस्या या जल आक्रांता की समस्या। उससे भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है। वहां पर जो विनिर्माण कार्य किए जाते हैं, इमारतें बनाई जाती है, वो इमारतें भी आपके ज्यादा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि भूमि पूरी तरह से दलदली होने लग जाती है। तो इस प्रकार से ऐसी कुछ, और वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वन भूमि भी ज्यादा पानी होने के कारण वो भी समाप्त होने लग जाती है। तो गंभीर पारिस्थितिकी के परिणाम भी ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। बांधों के कारण भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है, तथा जल जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। अब बांध से भूकंप कैसे आते हैं? जैसे महाराष्ट्र में कोयना बांध बना हुआ है, तो वहां पर आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आया, तो वो कोयना बांध की वजह से भूकंप आते हैं कई बार। जल जनित बीमारियां, जैसे आपके मलेरिया जैसी बीमारियां फैल जाती है, जल प्रदूषण फैल जाता है। जलाशयों में तलछट जमा होने से वे स्वयं बाढ़ों का कारण बन जाते हैं। अगर जलाशय का नियन रेगुलरली उनकी जो तलछट को, जब आप देखो जब जलाशय बनता है ना, वही बांध के जो नदी का पानी फैलता है, तो उसमें नदी पानी बहते हुए पानी में जल का अपर्दन करते हुए अपने साथ में एक चिकनी मिट्टी या गाद को साथ में ले जाती है, जिसे हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि भाई जब नदी के बाढ़ का पानी फैलता है, तो वहां पर जलोढ़ मृदा का जमाव होता है। तो वो जलोढ़ मृदा किसमें होती है? नदी के पानी में घुली रहती है। जब आप उस नदी के पानी को बाढ़ के मैदानों में फैलने नहीं देते हैं और उसको बांध में स्टोर करेंगे, तो वो जो गाद है उसके साथ में जलोढ़ मृदा है, वो कहाँ रहेगी? वो जो उसे बांध बनाया है, उस बांध की तली में जमा होगी, और लगातार जमा होते होते वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा स्थान बना लेगी। तो वो बाढ़ जो बांध बनाया है, वो खुद बांध का आपके बाढ़ का कारण बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार से यहां पर हानियां देखने को मिलती है। अगला सवाल है, आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? देखिएगा, आपका पानी का संरक्षण करना है और प्रबंधन करना है, तो उसमें बांध कैसे मदद करते हैं? यहां पर आपके एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ इसी प्रकार से कौशलात्मक क्वेश्चन या अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यहां पर आप जब ब्लूप्रिंट देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहां पर जो आपको 3 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो कौशल विकास से संबंधित होगा, कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको कुछ इस प्रकार की एक शर्त दी जाएगी, यानी कि आप यानी कि पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं, ये आपके अनुसार अपने विचार लिखने हैं। यानी कि जो आपने इस अध्याय को पढ़ा है, पूरे अध्याय जल प्रबंधन को पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में क्या विचार उत्पन्न होते हैं कि भाई जो हम बांध बना रहे हैं, ये बांध है वो जल संरक्षण के लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकते हैं। तो आपके दिमाग में कौन सी बातें आनी चाहिए कि भाई जो हमारा बांध है, इस बांध के क्या आपके पानी संरक्षण में किस प्रकार से ये मदद करता है। तो इसमें वही बातें आती है, उनको आपको थोड़े से अच्छे तरीके से लिखना होता है। जैसे जैसे इससे आपके बाढ़ की समस्या का समाधान हो जाता है, बाढ़ नियंत्रण हो जाता है। इससे आपका जो अतिरिक्त पानी बह रहा है, वर्षा ऋतु का जो अतिरिक्त पानी है, वो पानी आपके स्टोर हो जाता है, और उस पानी को आप शुष्क ऋतु में शुष्क ऋतु में पेयजल और सिंचाई में काम में ले लेते हैं। पेयजल और सिंचाई सुविधाओं में काम में ले लेते हैं। बांध बनाने से यहां पर आप जल विद्युत उत्पादन करते हैं, जिसे आप कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति कर देते हैं, घरेलू विद्युत आपूर्ति कर देते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कर देते हैं। इससे यहां पर मछली पालन के कार्य किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कार्य हैं जो आपके इसमें आप बता सकते हैं कि भाई इस प्रकार से ये पानी के संरक्षण में महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण है। बांधों द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन में सूखा और बाढ़ का नियंत्रण किया जाता है। सूखा और बाढ़ का नियंत्रण कैसे होता है कि भाई आपके नदी में पानी आवश्यकता से अधिक बह रहा है, तो वो पानी बांध में स्टोर हो जाता है।
जब आपके वर्षा कम होगी या फिर आपके जब वर्षा बीच बीच में, देखो भारत की मानसूनी जलवायु, तो उसमें आप देखते हैं कि बीच में ऐसी स्थिति आती है कि 15-20 दिन या फिर 1 महीने तक बरसात नहीं हो पाती है, जो अपनी वर्षा ऋतु होती है उसमें भी। वो जो बीच का आपके 15 से 20 दिन की समय अवधि होती है, तो उसमें फसलों को पानी की आवश्यकता है। आपने बांध में पानी को स्टोर कर लिया है, तो फसलों को जैसे ही पानी की आवश्यकता हुई, उनको सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा देंगे, तो वहां पर सूखे की समस्या से राहत मिल जाएगी। या फिर आपने वर्षा ऋतु में पानी को स्टोर कर लिया और अगली रबी की ऋतु आएगी जो शीतकाल में आती है, उस रबी की ऋतु के दौरान आप वो पानी खेतों में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सूखा और बाढ़ से निजात पाया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। बांधों से सिंचाई के लिए जल आपूर्ति की जाती है। बांध विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन और मत्स्य पालन के लिए भी उपयोगी है। विद्युत उत्पादन कर लेंगे, जिससे आप घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। मनोरंजन के लिए, अब मनोरंजन के लिए क्या है, आंतरिक नौका संचालन। जैसे यहां पर आपकी ये नदी है, इस नदी पर आपने एक बहुत बड़ा यहां पर बांध बना दिया। यहां पर क्या बना दिया आपने, एक बहुत ही बड़ा बांध बनाया हुआ है। अब इस बांध बनाया है, तो इस बांध के पीछे क्या बनेगा, एक जलाशय बनेगा। इस बांध के पीछे यहां पर क्या बनेगा, ये एक पूरा आपके जलाशय बनता है। इस जलाशय में आप नौका संचालन कर सकते हैं। नौ संचालन यानी कि जो छोटी नावें होती है, वो नावें चलाई जा सकती है। तो छोटी नावें चलाएंगे तो इससे यहां पर क्या होगा, आप और हम जैसे बहुत से पर्यटक आएंगे मनोरंजन की दृष्टि से। तो मनोरंजन की दृष्टि से पर्यटक आएंगे, तो इस प्रकार यहां पर आसपास के क्षेत्रों में जो लोग निवास कर रहे हैं, जो या नौका संचालन का यहां पर कार्य करने वाले लोग होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। आसपास यहाँ पर पूरी एक अर्थव्यवस्था विकसित हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से पर्यटकों को आकर्षित कर लिया है, तो यहाँ पर आपको एक पूरी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। चाहे यहाँ पर आपके परिवहन के साधनों पर, जो आपके यहाँ पर जो परिवहन के साधनों की सेवा उपलब्ध करवाते हैं, उनको रोजगार मिलेगा अच्छा। यहाँ पर जो होटल्स होंगे, उनको अच्छा रोजगार मिलेगा। रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर यहाँ पर जो आपके ये जो नावें चलाने वाले होंगे, उनको अच्छा रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अच्छा कार्य, ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। जल का प्रबंधन करने के साथ साथ यहाँ पर पर्यटन का विकास भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं किस प्रकार देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिएगा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोगों का जीवन स्तर सुधारने में सहायक है। अपने शब्दों में बात करनी है। देखो, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत में आजादी के बाद भी इन पर बहुत ही तीव्र गति से कार्य किया गया। जब भारत में आजादी के बाद में यह देखा गया कि यहां पर कृषि में उत्पादन कम हो रहा है, खाद्यान्न की कमी महसूस हो रही है, बार बार सूखा पड़ रहा है, क्योंकि भारत की कृषि है वो मानसूनी जलवायु पर, मानसून पर आधारित है। और मानसून की अनियमितता रहती है, कभी मानसून बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी मानसून बहुत ही कम होता है। जब वर्षा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो अतिवृष्टि के कारण फसलें नष्ट, और वर्षा कम हो जाती है तो सूखे के कारण फसलें नष्ट। तो इस वजह से आजादी के बाद में 1900 यानी कि जब 1950 का दशक था, तो उसमें देखा गया कि बार बार अकाल पड़ रहे हैं। 1965-66 में लगातार 2 साल तक अकाल पड़े थे। तो इस वजह से यहाँ पर खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हुआ था। और इस खाद्यान्न के संकट को महसूस करते हुए सरकारों ने, यानी कि जो हमारी पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी 1952 में, उसी समय से यहाँ पर बांधों के निर्माण के कार्य शुरू कर दिए गए थे। जैसे यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर जैसे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना संचालित की गई, यानी कि जिसके पीछे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया था। उधर आपके पूर्वी भारत में हीराकुंड बांध बनाया गया ओडिशा में। तो ऐसे बहुत से बांधों के निर्माण कार्य शुरू हुए थे। और हमारे जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री महोदय थे, उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा, उनका एक आपके पुस्तक में भी अच्छा कथन लिखा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। बांध क्या है, आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रकार से हम उनके इस कथन को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि जो हमारी प्रारंभिक तौर पर जब सरकारें बनी पहली बार 1952 से, उसी समय से इस बांध बनाने की और बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर बहुत ही अच्छा ध्यान दिया गया था। सरकारों का दूरदृष्टिता थी कि हम किस प्रकार से भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देंगे।
फिर जब यहाँ पर जो बांध, इनसे आपके क्या हो गए, सारी समस्याओं का समाधान हो गया। अभी हमने देखा कि भाई बाढ़ का नियंत्रण हो जाता है, सूखे की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, मृदा संरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, जल विद्युत बनाई जा सकती है, कृषि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हरित क्रांति शुरू हुई थी, हरित क्रांति का मतलब क्या है, देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से हरित क्रांति शुरू की गई। हरित क्रांति में क्या किया गया कि वे भारत में अच्छी गुणवत्ता वाले चावल और गेहूं की किस्में लेकर आए थे। ये कहां से लेकर आए, ये आपके मेक्सिको और फिलीपींस जैसे देशों से गेहूं और चावल की अच्छी किस्में लेकर आए। उन अच्छी किस्मों के लिए पेयजल की आवश्यकता, सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता थी। तो उसके लिए आपके ये अवसंरचना बनाई गई थी, बांध बनाए गए थे, नहरें बनाई गई थी, ताकि यहाँ पर खाद्यान्न में तेजी से वृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो खाद्यान्न, जल विद्युत और पेयजल की दृष्टि से देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं देश को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती हैं। इनको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझते हैं। इससे खेती को निर्बाध गति से जलापूर्ति होती है, जिसे समय पर फसलों की सिंचाई होने से कृषि उत्पादन बढ़ता है। और इस कृषि उत्पादन को हमने 1960 के दशक में देखा, जब इस तेजी से कृषि उत्पादन बढ़ा तो उसको हमने नाम दिया था हरित क्रांति। उसको नाम क्या दिया गया था, उसे कहा गया हरित क्रांति। और इस हरित क्रांति के सफल होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी रही थी, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। क्यों? क्योंकि उनसे सिंचाई के लिए जल आपूर्ति हुई, तो समय पर फसलों की सिंचाई हुई और कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा। और इस हरित क्रांति में खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति की वजह से खाद्यान्न में भारत आत्मनिर्भर हो गया। वर्तमान में तो स्थिति यह है कि हम खुद तो आत्मनिर्भर हैं ही, हमारी जरूरत का खाद्यान्न तो देश में उत्पादित हो रहा है। हम दूसरे देशों को गेहूं चावल का निर्यात भी कर देते हैं। इन परियोजनाओं से कृषि को ऊर्जा मिलने से कृषि में मशीनीकरण संभव हो गया। कृषि को ऊर्जा यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, जल विद्युत का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कृषि में मशीनीकरण संभव हो पाया। अब मशीनों के लिए विद्युत की या फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इससे मशीनीकरण संभव हो पाता है। इन परियोजनाओं से उद्योगों को भी ऊर्जा मिलने लगी जल विद्युत से, तो हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाने से हमारा कृषि उत्पादन बढ़ता है और औद्योगिक विकास भी बढ़ता है। इस वजह से इन दोनों क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बन जाता है। लोगों का जीवन सुधारने में भी यह सहायक है। कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय में वृद्धि होती है, और लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उनकी जीवन शैली अच्छी हो जाएगी। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, अच्छा खान पान रहेगा तो वो खुद ही स्वस्थ रह पाएंगे। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से श्रमिकों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और उनकी आय में भी वृद्धि हो जाती है। कुल मिलाकर रोजगार के साधन बढ़ जाते हैं, जीवन शैली लोगों की अच्छी हो जाती है, चाहे कृषि कार्य करने वाले किसान हो या फिर उद्योगों में श्रमिक हो। क्योंकि औद्योगिक विस्तार होगा या औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा तो श्रमिकों की आवश्यकता ज्यादा होगी, आवश्यकता ज्यादा होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा बड़े बांधों ने नए सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया है, स्पष्ट कीजिएगा। ये तो हमने फायदे देखे थे, अब इनके कुछ नुकसान होते हैं जिनकी वजह से ही तो आंदोलन चलते हैं। भाई कोई आंदोलन क्यों चलाया जाता है? देखो, सरकार का टारगेट क्या था, देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना, बाढ़ की वजह से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस समस्याओं का समाधान करना, देश में विद्युत की सप्लाई करने के लिए विद्युत बनाना, जल विद्युत का निर्माण करना। बाढ़ के द्वारा नदियों से लगातार मिट्टी अपरदित हो रही थी, कृषि भूमि पर जो अवनली का अपरदन हो रहा था या चादरी अपरदन से भूमि का कटाव हो रहा था, भूमि का निम्नीकरण हो रहा था, उससे समाधान पाना। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निश्चित किया कि हम बांध बनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करें और उनसे इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इन इन परियोजनाओं के निर्माण से कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। ये जो समस्याएं पहले से थी इनका तो समाधान हो गया, लेकिन कुछ नई समस्याओं ने जन्म ले लिया था। जैसे
जैसे वहां पर कुछ लोग बांध जिस स्थान पर बना रहे हैं तो उस बांध वाले क्षेत्र में कुछ लोग निवास कर रहे होंगे, कोई मानव बस्तियां हैं वहां पर पशुपालन के चारागाह हो सकते हैं, वहां पर निवास करने वाले लोगों की कृषि भूमि है, लोगों की आजीविका के साधन हैं, ये सारे वहां से समाप्त हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ जो बांध का पानी फैलेगा। वहां पर वन भूमि है तो उस वन भूमि में ज्यादा पानी बांध का पानी इकट्ठा आ जाएगा तो वो वन भूमि है वो या फिर वनस्पतियां हैं वो जल के नीचे दब जाएगी, तो वनस्पति का हनन हो जाएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होगा। वहां पर रहने वाले जो वन्य जीव होंगे उस क्षेत्र के उनके आवास समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार की पारिस्थितिकीय और मानवीय समस्याएं पैदा हो रही थी, यानी कि जो आर्थिक और पर्यावरण पर्यावरण की दृष्टि से और मानव के आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और पारिस्थितिकी समस्याएं थी। इन समस्याओं की ओर सरकारों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ आंदोलनों ने जन्म लिया। उन आंदोलनों में टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध आंदोलन किया गया, नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया था उसके खिलाफ भी आंदोलन किया गया था। उसी संदर्भ में आपको इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इसका आपको आंसर लिखना होता है। यानी कि ऐसा सवाल आए तो ये जो मैंने अभी आपको सारी बातें बोलकर बताई है ये सारी बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये सारी बातें आपके दिमाग में आएगी, आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ रखा है तो इसका सवाल का जवाब आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे पाएंगे और एग्जामिनर आपको पूरे 3 में से 3 नंबर देने वाला है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों ने अनेक सामाजिक आंदोलनों को जन्म दिया है। उन आंदोलनों में मुख्य है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहां हुआ था? गुजरात में। और टिहरी बचाओ आंदोलन कहां हुआ था? उत्तराखंड में। ये दो बड़े बांध देखने को मिलते हैं। इन परियोजनाओं के विरोध तथा इन परियोजनाओं का विरोध तथा इनके विरुद्ध आंदोलन के अनेक कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। इनमें आपके मुख्य रूप से कौन से कारण देखने को मिलते हैं? स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है। स्थानीय समुदाय वहां पर वृहद स्तर से विस्थापित होता है क्योंकि अगर पूरा गांव बसा हुआ है उस क्षेत्र में जहां पर बांध का पानी फैलने वाला है तो वो वहां से पूरा गांव वहां से विस्थापित होगा। बड़े स्तर पर एक जन समुदाय का विस्थापन होता है, अपनी आजीविका के सारे क्षेत्र वो वहां से छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि एक कल्पना कीजिए कि जैसे आप अपने घर में निवास कर रहे हैं, वहां पर आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं, उससे पहले आपके दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी, पर पीढ़ियों से यहाँ पर आप निवास करते आ रहे हैं, उससे आपका एक लगाव है कि ये मेरा घर है। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि यहाँ पर आपके बांध बनाया जाएगा और आपको ये परंपरागत मकान, आपका ये खेत, आपका ये विद्यालय, ये सारे यहाँ से हटाए जाएंगे, आपको किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। तो इस विस्थापन की समस्याओं के कारण ये आंदोलन जन्म लेते हैं। इन परियोजनाओं के कारण आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। इनसे जो आपको लगाव होता है, इन संसाधनों पर आपका जो नियंत्रण होता है, ये सारे आपको देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करने पड़ते हैं कि भाई देश का फायदा हो रहा है, हमारे स्वार्थ को छोड़ो, जो आपके देश की भलाई हो रही है उस संदर्भ में हम देखते हैं कि हम इनको कुर्बान कर देते हैं, छोड़ना पड़ता है। अब ये छोड़ते तो हैं लेकिन स्थानीय लोगों को जिन्होंने ये कुर्बानी दी है उनको इन परियोजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता है, उनको इन परियोजनाओं का कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलता। उनको तो कहते हैं कि आपको ये स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना है, हम आपको ये कुछ उचित प्रकार का मुआवजा दे देंगे। जमींदारों, बड़े किसानों, उद्योगपतियों और नगरीय केंद्रों को इनका अधिक लाभ मिल जाता है, ज्यादा लाभ मिल जाता है। जो बड़े किसान हैं, बड़े जमींदार हैं, उद्योगपति हैं या नगरीय केंद्र हैं, उनको ज्यादा मिल जाता है। अतः पर्यावरणीय मुद्दों, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है जिस वजह से पर्यावरणीय मुद्दे और बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से पुनर्वास की सुविधा दिलाने के लिए इस प्रकार के नए सामाजिक आंदोलन जन्म लेते हैं। यह आपको इस तरीके से आंसर की राइटिंग करनी होती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। किसी क्षेत्र में
जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी वहां जल दुर्लभता किस प्रकार संभव है? उदाहरण देकर समझिएगा। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वहां पर जल दुर्लभता की समस्या आ जाती है। यह कैसे संभव है? अब आपके दिमाग में भी बात आती होगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय राज्य का मनस्वी राम क्षेत्र। उस मौसिन राम मनस्वी राम से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पर मेघालय की राजधानी शिलांग है। इस मौसिन राम में जो आपके खासी जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में है, उस मौसिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिन राम में हो रही है। लेकिन उससे 50-55 किलोमीटर की दूरी पर मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जो पेयजल की समस्या से जूझ रही है। वहां पर पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, पीने के लिए पानी कम हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने के पीछे कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला कारण तो आता है उचित स्तर पर जल का प्रबंधन नहीं हो पाना, और दूसरा कारण आता है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो जाना, तीव्र गति से नगरीकरण हो जाना। एक नगरीय क्षेत्र है तो नगर की भी कुछ लिमिट होती है। नगर में लोग अधिक आ जाते हैं, लोग रोजगार की दृष्टि से, नगरीय सुविधाओं की वजह से लोग नगरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वहां पर अच्छा रोजगार मिल जाता है, अच्छी स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध होती है। इस वजह से लोग नगरों की ओर आ जाते हैं। लेकिन नगरों की कुछ सीमाएं होती है आवश्यक, जैसे नगर की सीमाओं में जो कुछ लिमिट्स होती है कि जैसे इतने लोगों को नगर है वो रोजगार दे सकता है, या उचित प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है, उचित जल संसाधन दे सकता है। तो उसे अधिक लोग आकर बसने लग जाएंगे तो वो पूरे नगर के लिए समस्या हो जाएगी। जैसे शिलोंग में भी इसी प्रकार की बात है कि भाई वहां पर नगरीकरण बहुत ही तेजी से हो गया था, तो उस वजह से वहां पर पेयजल के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से भारत के कई शहरों में, ये शिलोंग का तो एक उदाहरण लिया है कि जो सर्वाधिक वर्षा वाले विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान के नजदीक होते हुए भी यहाँ पर पेयजल की कमी है। तो दूसरे स्थानों पर भी तो आप देख ही सकते हैं कि भाई जैसे आपका दिल्ली शहर हो गया, यमुना के किनारे, फिर भी कई बार जल संकट उत्पन्न हो जाता है। दक्षिण भारत में चेन्नई को देखते हैं तो वहां पर भी पेयजल में संकट उत्पन्न हो जाता है। बेंगलुरु में भी आपके कई बार जल संकट उत्पन्न होता है। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। अब देखिएगा, किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहां पर जल की अत्यधिक मांग, अतिशोषण तथा जल की खराब गुणवत्ता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अब देखो, प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन वहां पर अगर जल की अत्यधिक मांग हो जाएगी तो वहां पर जल संसाधन अत्यधिक जल की मांग हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या का निवास अधिक हो जाएगा, तो वहां पर पेयजल संकट उत्पन्न हो जाता है। अति शोषण हो जाए, जल संसाधनों को हम आवश्यकता से अधिक अपव्यय कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग कर लेते हैं, जहां पर आवश्यकता नहीं है वहां पर भी हम पानी को काम में ले रहे हैं। नल को खुला छोड़ दिया, लगातार बहता जा रहा है, बहता ही जा रहा है। या फिर किसी पानी का स्रोत से जल का लीकेज होता जा रहा है, हमारी कोई पाइपलाइन है, पाइपलाइन से पानी का लीकेज होता जा रहा है, तो वो अपव्यय हो जाएगा। या फिर जल की खराब गुणवत्ता किस वजह से? प्रदूषण हो जाए। हमारे पास में जैसे मान लो, जैसे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल स्रोत क्या है? यमुना नदी। यमुना नदी की समस्या क्या है? उसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कारण क्या है कि उसमें एक तो सीवेज के पानी कई स्थानों पर छोड़ दिया जाता है, सीवेज बिना ट्रीटमेंट किए हुए सीवेज को छोड़ दिया जाता है। फिर एक आता है अपना, ये कुछ औद्योगिक क्षेत्र लगे हुए हैं दिल्ली के आसपास, हरियाणा में, कुछ उत्तर प्रदेश में। तो उन औद्योगिक क्षेत्रों से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको भी अपव्यय कर दिया जाता है। तरल अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको यमुना में बिना ट्रीटमेंट के वे प्रवाहित कर देते हैं, तो उस वजह से पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो ऐसी समस्याओं के कारण क्या होता है कि भाई जब पानी की गुणवत्ता खराब हो जाए, ज्यादा लोग निवास करने लग जाए, हम अति दोहन कर लेते हैं, तो उसमें आपके पेयजल संकट उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो, और क्या हो सकते हैं कि वे अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल दुर्लभता को जन्म दे देती है। भाई ज्यादा जल मांग बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग निवास करेंगे, तो ये अत्यधिक और बढ़ती हुई जनसंख्या क्या करती है? जल की मांग को बढ़ा देती है, जिस वजह से जल दुर्लभता को जन्म हो जाता है।
समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, अगर जल का वितरण असमान कर दिया जाए, यानी कि हमारा जल वितरण का प्रबंधन अच्छा नहीं होगा, तो भी जल दुर्लभता उत्पन्न हो जाएगी। अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग तथा अधिक अनाज उगाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण किया जाता है। देखो, अगर जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है तो वहां पर उनको पेयजल के लिए ज्यादा पानी देना पड़ेगा, यानी कि घरेलू उपयोग के पानी में भी वृद्धि होगी। केवल पानी पेयजल के लिए भी नहीं होता है, आपको नहाना धोना भी होता है, अन्य दैनिक क्रियाएं भी होती है। तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको पानी बहुत अधिक चाहिए होता है। तो अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो बहुत अधिक मात्रा में जल संसाधनों का उपयोग होगा। उस बड़ी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न भी तो चाहिए, जैसे आपके चावल है, गेहूं है, बाजरा है, इन सब के लिए आपको, या फिर सब्जियां हैं, फल है, उन सब का उत्पादन करना होगा। और उत्पादन करने के लिए पानी चाहिए होता है। और पानी, अगर ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमें ज्यादा पानी की खर्च करना पड़ेगा, तो पेयजल क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। जैसे चावल उत्पादन होता है भारत में, भारत की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल या सर्वाधिक लोगों द्वारा खाद्यान्न के रूप में किस फसल को काम में लिया जाता है, तो वो है चावल। अब चावल उत्पादन के लिए पानी बहुत अधिक चाहिए होता है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसल ही चावल है। और जैसे आपका बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दक्षिण भारत के राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, ये जो बहुत अधिक जनसंख्या वाले काफी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इनमें लोगों का मुख्य भोजन ही चावल होता है। और चावल का तीव्र उत्पादन करने के लिए पानी ज्यादा खर्च करना पड़ता है, तो उस वजह से जल संसाधनों पर दबाव बनता है और जल की दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और शहरी जीवन शैली के कारण भी प्रचुर मात्रा वाले क्षेत्रों में जल दुर्लभता दिखाई देती है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और शहरी जीवन शैली। अब जीवन शैली ऐसी कि जैसे आपको रोजाना आप गाड़ी धोते हो, आप रोजाना आप घर के आंगन पर पानी बहते हुए जैसे नल से सीधा आंगन की सफाई कर देते हो। तो ऐसे जो कार्य होते हैं जिनमें आप, जैसे ये से दिखने में छोटे छोटे हो सकते हैं कि भाई मैं मेरी ये गाड़ी रोज धो रहा हूं तो उसमें मैं 2 बाल्टी पानी लग रहा है, मेरा आंगन साफ कर रहा हूं तो 3-4 बाल्टी लग रहा है। शहर में सैकड़ों हजारों घर हो सकते हैं, 2-2, 3-3 बाल्टी से पानी कितना हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो ये समय के साथ बढ़ता जाता है और जल संसाधनों पर दबाव उत्पन्न होता है। इनके अल्टरनेटिव उपाय भी सोचे जा सकते हैं कि भाई जैसे गाड़ी को रोजाना क्यों धोएं, या धोने की बजाय गीला गीला कपड़ा लेकर उसको पोंछ भी दिया जाए। आंगन को धोया ही क्यों जाए, उसको भी गीला कपड़ा करके उसको भी पोंछ दिया जाए। तो इससे क्या हो सकता है, ऐसे कार्य करने से जल संसाधनों पर आपके दबाव कम होता है। लेकिन आप शहरी क्षेत्रों में देखते हैं कि भाई घर के बाहर का आंगन है, पानी पानी का नल नल आ रहा है तो नल से पूरे आंगन को साफ कर दिया जाता है, ऐसा आमतौर पर आप देखते हैं। जल की खराब गुणवत्ता जल दुर्लभता का कारण है। अब खराब गुणवत्ता का हमने आपको बताया अभी, जैसे आपका यमुना नदी है वो जो प्रदूषित हो रखी है, तो उसकी वजह से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि मेघालय की राजधानी शिलांग, जो कि विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मोसिनराम से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, जल दुर्लभता का सामना कर रहा है। ये भी इसका कारण क्या है, यहां पर अधिक जनसंख्या और शहरीकरण, ज्यादा जनसंख्या और शहरीकरण के कारण शिलोंग सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हुए भी जल उपलब्धता का जल की समस्या का सामना कर रहा है। अब एक मजेदार बात यह है, ये तो आपके आंसर राइटिंग होगी, आप आंसर कैसे लिखते हैं। मजेदार बात यह है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मेघालय, यानी कि राजधानी, मेघालय की राजधानी शिलोंग मोसिनराम के आसपास का क्षेत्र, यहां पर क्या होता है कि पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो यहां पर नदियां भी है, यहां पर वर्षा भी अधिक हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपके राजस्थान का क्षेत्र देखिएगा, यहां पर भी पेयजल की समस्या तो है, लेकिन इतनी कम वर्षा होने के बावजूद अगर हम मेघालय से तुलना करें, एक तो मेघालय की वर्षा बहुत अधिक है फिर भी पेयजल संकट है। राजस्थान की बात करें तो अत्यंत ही कम वर्षा है। राजस्थान में कितनी हो रही है, औसत वर्षा 60 सेंटीमीटर वार्षिक मान लो, 57 सेंटीमीटर मान लो। मेघालय में जाएंगे तो मौसिनराम वाला क्षेत्र है, वहां पर 1100 यानी कि लगभग 1100 मिलीमीटर वर्षा रोजाना आपके वार्षिक होती है। एक 1100 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक होती है, और राजस्थान में 60 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। कितना अंतर है।
फिर भी वहां पर पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। कारण क्या है कि जिन क्षेत्रों में पानी ज्यादा था, तो परंपरागत रूप से उन्होंने कुछ जल संरक्षण की कुछ पद्धतियों को कम अपनाया था कि वहां पर तो पानी की समस्या नहीं थी तो जल संग्रहण की पद्धतियां बहुत ही कम अपनाई है। वहां का पानी नदियों के रूप में बहता जा रहा था और कम जनसंख्या में बहता हुआ पानी पर्याप्त होता है, तो परंपरागत तरीके से ऐसे चलते आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, शहरीकरण बढ़ गया, नदियों में प्रदूषण होने लगा। अब वो बहता हुआ पानी है, कई जगह पानी की बहता हुआ पानी तो बहुत है लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब है, उस वजह से जल दुर्लभता आ गई। कई जगह जनसंख्या अधिक हो गई तो वो जो वहां पर बहता हुआ पानी जा रहा है उससे भी आपके जल दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है। आवश्यकता जितनी आवश्यकता है उतना पानी मिल नहीं रहा है। लेकिन जब दूसरी तरफ आप राजस्थान को देखते हैं तो यहां पर क्या देखा जाता है कि भाई परंपरागत रूप से पेयजल की समस्या थी, तो सिंचाई के लिए पानी तो दूर की बात है, पेयजल के लिए भी समस्या थी। तो यहां पर जैसे खड़ीन है, जोहड़ है, टांका है, टोबा है, आपके कुएं है, बावड़िया है, इनमें पानी को संरक्षित करने की हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से पद्धतियां चलती आ रही है। इस वजह से यहां पर कम वर्षा होने के बावजूद भी आपके जल संकट बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिएगा। अब वर्षा जल संग्रहण पर हमने काफी चर्चाएं की है, ये क्या है, इसके विभिन्न उद्देश्य बताइएगा। देखो, जल संग्रहण वर्षा के जल को शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए भंडारित करके रखना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। भाई वर्षा होती है तो वर्षा के जल को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है कि भाई जब वर्षा रुक जाएगी, जब वर्षा हो रही है तब तो हमारे पास पानी नदियों में आ जाता है, नहरों में आ जाता है, तालाबों में आ जाता है, ये पानी आ जाता है। लेकिन हम इसको स्टोर क्यों करते हैं कि जब वर्षा रुक जाएगी, हमारे जो सामान्य क्षेत्र है वहां पर पानी उपलब्ध नहीं होगा, तब हम इन टांकों से, खड़ीन से, जोहड़ से या फिर तालाब से पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं। शुष्क ऋतु में या शुष्क मौसम में उपयोग करने के लिए हम इनका भंडारण करते हैं। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य क्या होते हैं? इसके अंतर्गत एकत्रित जल से शुष्क मौसम में जल की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। वर्षा जल संग्रहण से नदियों में आई बाढ़ पर नियंत्रण होता है। संग्रहित पानी जमीन में रिस रिस कर जाता है, जिससे भूमिगत जल का भी स्तर बढ़ जाता है। जो भूमिगत जल है उसका स्तर भी ऊपर उठ जाता है। वर्षा जल संग्रहण से सिंचाई के साथ साथ पीने का, घरेलू उपयोग का, इन सभी कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो जाता है। अगला सवाल है, भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिएगा। भारत में जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, इसका कारण आपको बताना है। क्या आवश्यकता है आपकी? भारत में जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन से जल संसाधनों का ह्रास हो जाता है। जल संसाधनों का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, जिससे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। अतः भाई क्या बात है कि यहां पर जो हमारे जो अति शोषण हो रहा है, कुप्रबंधन हो रहा है जल संसाधनों का, जिस वजह से कुछ पारिस्थितिकी समस्याएं और गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा हो सकते हैं। इस वजह से स्वयं को खाद्य संबंधी खतरों से बचाने, खाद्यान्न की सुरक्षा करने, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखने तथा प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। यह है समय की मांग कि जिस प्रकार की हमारे देश में समस्या उत्पन्न हो रही है कि भाई जल संसाधनों का कुप्रबंधन हो रहा है, अतिशोषण हो रहा है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होने की समस्या है। अगर ऐसे गंभीर पर्यावरणीय परिस्थिति के संकट उत्पन्न हुए तो इन कारणों से हमारी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक। हमारे लिए पेयजल, हमारे लिए खाद्यान्न या फिर हमें आपके विद्युत आपूर्ति या ऊर्जा आपूर्ति, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और इन समस्याओं से बचने के लिए और हमारी कृषि उत्पादन क्रियाओं को निरंतरता बनाए रखने के लिए, कृषि और औद्योगिक उत्पादन की क्रियाओं को नियंत्रित बनाए रखने के लिए और
अपने प्राकृतिक परिवेश को निम्नीकृत होने से बचाने के लिए हमें आज के समय की मांग है कि हम इन जल संसाधनों का संरक्षण करें और प्रबंधन करें। अब ये प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण क्या है? देखिएगा, निम्नीकरण का अर्थ होता है गुणवत्ताओं में कमी होना। और जल का कुप्रबंधन की वजह से कौन कौन से संसाधनों का निम्नीकरण हो सकता है? पहला निम्नीकरण तो जल का स्वयं का होगा। जल का प्रदूषण होना, जल की कमी होना, ये क्या है? जल का निम्नीकरण होना है। अगर ऐसी समस्या जल अगर हम अच्छा प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो हमारी कृषि भूमि का भी निम्नीकरण हो जाएगा। अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होगी तो जल फैलने से भूमि खराब हो जाएगी, भूमि का अपरदन होगा, वो भूमि का निम्नीकरण है। अगर हम यहाँ पर आपके अवनली का अपरदन हो रहा है, चादरी अपरदन हो रहा है, इन सब से क्या होगा? इसका निम्नीकरण होगा। भूमि दलदली हो जाएगी तो भूमि का निम्नीकरण होगा। अगर सूखे की स्थिति पैदा होगी तो सूखे की वजह से भाई जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में देख लेते हैं, सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है, या फिर वहां पर पर्याप्त मात्रा में हम सिंचाई उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो वहां पर ऊपरी मिट्टी वो सूखकर असंगठित हो जाती है, तो असंगठित मिट्टी का अपरदन हो जाता है, तो उसका भी निम्नीकरण हो जाता है। हमारी वन भूमि का निम्नीकरण हो जाता है क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं मिलने की वजह से वन संसाधन समाप्त हो जाते हैं, पेयजल संकट हो जाते हैं, तो ये क्या होता है? ये निम्नीकरण होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस आज की इस पूरी कक्षा में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, अब इसके साथ कृषि भूमि के साथ आप इसके अतिरिक्त देखेंगे तो यहाँ पर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों आदि के कारण जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। जल की गुणवत्ता खराब होना क्या है? जल का निम्नीकरण है। जल का निम्नीकरण है। और पर्याप्त जल संसाधनों के होते हुए भी इन क्षेत्रों को जल दुर्लभता का सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि भारत में जल का उचित संरक्षण और प्रबंधन हो। जैसे जल संसाधन दिल्ली के आसपास हैं, यमुना नदी, लेकिन फिर भी यमुना नदी में क्या हो रहा है? जो हमारे औद्योगिक अपशिष्ट हैं, रसायन है, कीटनाशक है आदि के घुल जाने की वजह से उसके जल का निम्नीकरण हो गया है, जल की गुणवत्ता खराब हो गई है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम जल संसाधनों का अच्छा प्रबंधन करें और उनको अच्छे से काम में लें। तो आज की इस क्लास में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ में। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी का तब तक धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें।